दोस्तों आज हम विप्रो और इन्फोसिस को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों आईटी के स्टॉक जो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, आने वाले समय में कि यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी आ सकती है या फिर वापस गिरावट होगी। यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो इन्फोसिस ने इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा बताया। दूसरी तरफ इन्फोसिस भी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप उठा रहे। क्या इसका फ़ायदा इन्फोसिस को मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विप्रो की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विप्रो अपने मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुका है और आने वाले समय में अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। वैसे इस बार विप्रो के रिजल्ट में हमने काफ़ी कमी देखी है और उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस भी नीचे आई, लेकिन जिस तरह से फ्यूचर प्लान लेके विप्रो चल रहा है उस हिसाब से आगे पॉजिटिव संभावना बन रही है। तो ये जो बोनस देने में माहिर दोनों कंपनियां, क्या आने वाले समय फिर से बोनस देगी? क्योंकि लगातार अच्छा बोनस दोनों कंपनियां देती है, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो फ्राइडे को 1594 पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमने 0.44% की तेजी देखी। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में फिलहाल 9.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अभी भी बाजार भले ही इस समय अपना देख सकते हो बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फोसिस आपको 10% नीचे दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह है कि पिछले एक साल में आईटी सेक्टर में बहुत सारा दबाव देखने को मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, दूसरी जियोपॉलिटिकल टेंशन। इस वजह से जो इनका जो मार्केट ऑलरेडी ज़्यादा देखे तो पूरे ग्लोबल मार्केट में ये उनका कारोबार है और इस वजह से उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा दबाव में, मार्जिन में दबाव बन रहा है और इस वजह से थोड़ी सी दबाव देखने को मिले। लेकिन पिछले 6 महीने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको 11.72% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। यानी निचले लेवल से फिर से यहाँ पे रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेहुल कोठारी इसको लेकर सेल की कॉल दे रहे। उनके हिसाब से आपको इस लेवल पे इन्फोसिस में बिकवाली करनी चाहिए। तो उनका जो टारगेट है वो 1540 का है। यानी उनका कहना है कि इस समय आपको ये सेल कर देना चाहिए और साथ में स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 1630 का। यानी आपको 1630 के स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। आने वाले समय इसकी प्राइस में नीचे गया स्टॉक आएगा और इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। तो उनके हिसाब से जो कह रहा है कि इसका जो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 1620 का है और इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 1350 का है। तो आने वाले समय इसमें उनके हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो गिरावट का बन रहा है, यानी बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो आने वाले समय यहाँ पे गिरावट की सलाह दी गई है कि इसमें आपको मंदी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से जो टारगेट है वो 1650 का है और उनका कहना है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी इन्फोसिस में करनी चाहिए। इन्फोसिस में आने वाले समय 1650 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों टारगेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक तरफ तो यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है, दूसरी तरफ सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फोसिस ने इस बार वापस अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेरिएबल पे अमाउंट में 65% की कटौती की है। इससे पहले भी उन्होंने 70% की कटौती की थी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही उनके मार्जिन में दबाव। और इस वजह से वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो सैलरी के अलावा उनको मिलता है उसमें 65% की इस बार भी कटौती की है। और आप देख सकते हो कि जो भी उनको 65% का अमाउंट मिलेगा अपने जो भी एलिजिबल है एम्प्लॉयज़ होंगे, तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इन्फोसिस हो या विप्रो सबको प्रॉब्लम है इस समय आईटी सेक्टर में दबाव में है और इस वजह से जो बेनिफिट है उसमें कमी की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फोसिस ने एक और बड़ा स्टेप उठाया है। जैसे कि आपको पता होगा इस बार 5G स्पेक्ट्रम जो है वो प्राइवेट प्लेयर को भी मिल सकता है। यानी सरकार की तरफ से जो पॉलिसी लाई गई इस हिसाब से सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर अभी आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आप अपने खुद की नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अडानी ग्रुप ने अपना अडानी डाटा के लिए उन्होंने ऑक्शन में बोली लगाई थी और उनको ऑलरेडी वो मिल चुका है। उसी तरह से अगर आप देखें तो अभी बहुत सारी कंपनियाँ, लगभग 20 कंपनियाँ हैं जो अपने खुद के लिए नेटवर्क की चाह रखते रहे। इसमें देख सकते हो आप इन्फोसिस और कैपजेमिनी, GMR, लार्सन एंड टोब्रो, इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, तेजस नेटवर्क, ऐसी 20 कंपनियां जो अपने खुद का एक नेटवर्क चाहते हैं और इसीलिए सरकार से वो 5G में स्पेक्ट्रम मांग रहे हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से उनको दरखास्त की गई है। तो आने वाले समय उनकी एप्लीकेशन के ऊपर सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस खुद अपना नेटवर्क बिछाना चाहता है जिस तरह से यहाँ पे अडानी ग्रुप ने किया है। तो आज अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक और अच्छी सर्विस वो दे पाएंगे। यानी एक तरह से टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए उनको डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के वो स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं ताकि अपनी 5G की सर्विस खुद वो लॉन्च कर पाए।
यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फोसिस ने बीपीएम ओपन किया A1 ऑटोमेशन यूनिट पोलैंड में, जो अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए, यानी आप देख सकते हो ये दोनों IBM का कोलैबोरेशन है इन्फोसिस के साथ में, दोनों मिलकर ऑटोमेशन सेवाएं प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। और इसके लिए इन्होंने पोलैंड में अब यहाँ पे एक नई सर्विस शुरू की, जो इनके ग्लोबल क्लाइंट्स को पूरी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो एक तरह से देख सकते इन्फोसिस लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे। इसके अलावा देखें तो इन्फोसिस ने बायबैक भी लाया हुआ है, यानी 9,300 करोड़ के शेयर वो बायबैक करने जा रहे हैं। और इसकी जो डेट है वो 3 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। तो आप देख सकते हो कि वो ओपन मार्केट से शेयर लेने वाले हैं और पोस्टल बैलेट के माध्यम से इसका मैसेज देके वो लेने वाले हैं। तो जिसको भी कस्टमर को अपना बेनिफिट लेना है वो यहाँ पे बायबैक के माध्यम से शेयर भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लगातार अच्छा बोनस कंपनी देती है। आप देख सकते हो कि 2006 में बोनस दिया था कंपनी ने 1:1 के रेशियो में, उसके बाद में 2014 में दिया, फिर 2015 में और उसके बाद में 2018 में। और उस हिसाब से देख के इस बार लग रहा है कि 2022 में भी इन्फोसिस हो सकता है कि बोनस कंपनी दे। फिलहाल थोड़ा सा दबाव तो बना हुआ है, इस वजह से डिले हो सकता है, लेकिन बोनस जल्दी ही मिल सकता है। इसके साथ में कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। आप देख सकते हो 2022 में भी ऑलरेडी 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, इसके पहले 2021 में 2 बार, 2020 में 2 बार। तो ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए इन्फोसिस में, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। चलते हैं विप्रो की तरफ। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 394 पे क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन, जहां पे हमें 0.47% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कुछ दबाव बना हुआ है। और पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में हमने करीब 38% की बड़ी गिरावट देखी है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट विप्रो में हो चुकी है और 6 मंथ के हिसाब से 12% की गिरावट है। तो इन्फोसिस से मुकाबला करें तो विप्रो में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। विप्रो काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहा है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4% की फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो अब अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। विप्रो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए इन्होंने एक बड़ा हेडक्वार्टर दुबई में भी बना दिया है। अब दुबई से भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे विप्रो ने कहा है कि वो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है, जहाँ से अब इस पूरे इस सेक्टर को और नए क्षेत्र को अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, यानी बिजनेस और तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हो उनके जो फाइनेंशियल सर्विस हो, रिटेल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे अब विप्रो दुबई से। यहाँ पे आप देख सकते इस मौके पे ऋषभ प्रेम जी का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने APMEA का हेडक्वार्टर खोला है दुबई में और इसके माध्यम से हम नई एक शुरुआत करने जा रहे हैं। विप्रो आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने जा रहे हैं और दुबई के माध्यम से हम अपने कस्टमर को वर्ल्ड क्लास की सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो इंडिया की पहली कंपनी है जिसने यूरोपियन वर्क काउंसिल सेटअप किया है, यानी आप देख सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेहतर सेवाएं देने के लिए इन्होंने एक बड़ी संभावना तलाशी है। और एक तरह से देखें तो ये पहली इंडियन कंपनी है जो विप्रो जो एम्प्लॉय वर्क काउंसिल इस्टेब्लिश कर चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो विप्रो लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो विप्रो ने अपने मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुई है, जिसको हम ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस हिसाब से देखें तो विप्रो आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। लगातार बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं, साथ में नई टीम तैयार की जा रही है। आप देख सकते हो विप्रो का जो बिजनेस है सबसे बड़ा उनकी कंसल्टिंग कंपनी है, इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी का कामकाज है। तो देख सकते हो कि बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रही है। ऐसे में आपको विप्रो में निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है विप्रो लगातार अच्छा बोनस दे रही है। आप देख सकते हो 2005 में उन्होंने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था, उसके बाद 2010 में 2:3 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया और 2019 में 1:3 के रेशियो में बोनस दिया। और हो सकता है इस बार बोनस की संभावना बने, क्योंकि कंपनी अच्छा बोनस लगातार देती है। और इस बार अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने 100% वेरिएबल पे आउट भी रिलीज कर दिया। इस हिसाब से हो सकता है कि इस बार शेयर होल्डर को भी खुश करे और कंपनी बोनस दे। इसके अलावा अच्छा डिविडेंड तो कंपनी ऑलरेडी देती है। आप देख सकते हो 2022 में उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है, जिसमें एक बार 1 रुपया और एक बार इसमें 5 रुपये, टोटल 6 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है। तो अच्छा डिविडेंड और अच्छा बोनस दोनों कंपनी देने वाली है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्फोसिस और विप्रो में निवेश करना चाहिए और आने वाले समय में IT सेक्टर में एक शानदार तेजी आ सकती है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।